हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम अब नज़दीक ही है, अगस्त में एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम का शेड्यूल वाला वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक ना? और आज की वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि जो विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023-24 में फॉर्म फिल किए हैं, उनको कैसे पढ़ाई करनी होगी। अब जो दिन बच गए हैं, उतने दिनों में कैसे बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, ठीक ना? तो आज का ये पहला वीडियो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है, ठीक ना? किस टाइप के क्वेश्चंस आएँगे। तो आपका 5 सेक्शन है टोटल, ठीक ना? 5 सेक्शन में रिटेन भी है आपका, एमसीक्यू भी है आपका, ठीक ना? और जो आपका एग्ज़ाम टाइम है वो 3 घंटे का है, तो 1.5 घंटा आपका शेड्यूल में दिखाया है, तो उससे आप परेशान मत होइएगा। जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, तो आपको 3 घंटे का डिटेल देखने को मिल जाएगा, ठीक ना? तो 5 सेक्शन में से जो पहला सेक्शन है आपका, वो मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, ठीक ना? टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको एक ओएमआर शीट मिलती है, जिसमें कि आपको फिल करना होता है आंसर, ठीक ना? फिर उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस से 80 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना? उसके लिए आपको एक अलग ओएमआर 2 मिलती है, जिसमें कि आपको आंसर फिल करने होते हैं, ठीक ना? ये सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस से जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, वो आपके बीएड के सिलेबस से आते हैं, ठीक ना? और वो बीएड का सिलेबस आपका एलयू का होता है, यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएड का जो सिलेबस है, उसी से निकल के 80 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, ठीक ना? फिर जो थर्ड सेक्शन है, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्पिटेंसी है, लेकिन इसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 20 नंबर का, ठीक ना? तो आपको ये 10 शॉर्ट क्वेश्चन बीएड के सिलेबस से ही पूछेगा, ठीक ना? बीएड के सिलेबस से 10 शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, जिसका आपको लिमिटेड आंसर देना होता है, ठीक ना? इसका आंसर जब आप लिखिएगा, तो ज़्यादा डीपली मत जाइएगा, आप एकदम प्रॉपर वर्ड में और ऊँची डेफिनेशन टाइप का आंसर लिखने का कोशिश कीजिएगा। शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। वज़नदार शब्दों को लिखिएगा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि वैल्यूएबल वर्ड ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, ठीक ना? और जो चौथा सेक्शन है आपका, वो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक ना? जो कि हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से 25 मार्क्स का आएगा। इसमें पैराग्राफ दिया रहेगा, यानी पैसेज दिया रहेगा, और उसी से क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर आपको देना होगा, ठीक ना? उसी तरीके से 5वां सेक्शन आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी पैसेज दिया रहेगा, 25 मार्क्स के यहाँ से भी क्वेश्चंस आएँगे, ठीक ना? तो ये आपका हो गया ओवरऑल एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस की, मतलब कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक ना? अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बीएड के सिलेबस की, कि बीएड का सिलेबस लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या है और आपको कहाँ-कहाँ से बीएड के क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो जो स्टूडेंट बीएड की पढ़ाई अच्छे से 2 साल किए हैं, उनके लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि उनको ऑल ओवर याद होगा। लेकिन जो बच्चे सही से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, उनको एक बार सिलेबस देख लेना है कि कहाँ से क्वेश्चन आएँगे। तो मैं बता रहा हूँ, फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चंस निकल के आएँगे, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों यहाँ से आ सकते हैं, ठीक ना? तो इसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आपको पता ही है कि बीएड बेस्ड टॉपिक की तैयारी हम भी इस चैनल पर कराते हैं। काफ़ी वीडियो अपलोड हैं, आपके 13-14 प्रैक्टिस सेट्स हैं और 13-14 ऑनलाइन क्लास की वीडियो हैं, ठीक ना? तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगी, उसको देख सकते हैं आप, ठीक ना? फिर दूसरा है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना? फिर इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन, मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एजुकेशन, मापन मूल्यांकन शिक्षा में, ठीक ना? तो इसका वीडियो अभी आ रहा है, इसका पहला वीडियो कल ही आया था, असेसमेंट रिपोर्ट, आकलन प्रतिवेदन। तो अभी इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियो आ जाएगी, तो आप उसको फॉलो कीजिएगा, उसको देखिएगा, आपका उससे कवर हो जाएगा, उससे आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक ना?
फिर इसके बाद थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, तो करिकुलम से संबंधित एक प्लेलिस्ट है जो कि मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वालों के लिए वीडियो बनाया था। टोटल 11 वीडियो हैं, अगर आप उसको देख लेते हैं तो करिकुलम से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक ना। इसके बाद आपका है गाइडेंस एंड काउंसलिंग से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ना के बराबर इससे आते हैं, ज़्यादा नहीं आता है, ज़्यादा आपका वही जो ऊपर वाले थे उन्हीं से आता है, ठीक ना। फिलॉसफी से और साइकोलॉजी से, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से, ये सबसे आता है। स्कूल मैनेजमेंट से आ जाता है। कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन, इससे भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसमें आपका एनसीईआरटी, एनसीईटी, एनसीटीई और एनसीएफ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू 2020, 1986, काठौरी आयोग, ये सब आता है। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये वाले से क्वेश्चन आते हैं। तो कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, अगर आप उस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, उससे आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक ना। तो जो बीएड सेकंड सेमेस्टर वाली क्लास आती है कंटेम्प्ररी इंडियन एजुकेशन की, आप उसको देखा कीजिए, ठीक ना, वो आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं अलग से तो दोनों के लिए वीडियो बनाऊंगा नहीं, ठीक ना। तो जो आपका मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं वे कहाँ से आते हैं, आप देख सकते हैं। जनरल मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं हाई स्कूल लेवल के, और रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है, एसएससी के एग्जाम में पूछता है, लेखपाल के एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। तो उसी तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन में पैराग्राफ यानी कि पैसेज देता है, और पैसेज से ही आपको क्वेश्चन आंसर लिखना होता है, ठीक ना। तो लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन के बारे में मैं डिटेल में आज चर्चा करने वाला हूं इसी वीडियो में। तो आइए हम हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन की बात कर लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं और हमें किस स्ट्रेटजी से उनको सॉल्व करना है एग्जाम में, ताकि हमारा टाइम भी कम लगे और हम क्वेश्चन को जल्दी ईजिली सॉल्व भी कर जाएँ, ठीक ना। तो हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रीहेंशन का हिंदी में अर्थ होता है व्यापक। व्यापक को हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड, ठीक ना। तो जब हम किसी चीज़ को ब्रॉडली पढ़ते हैं तो वो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन की बात होती है, ठीक ना। तो जनरली कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज दिया होता है और उसी पैसेज को पढ़ के हमको उसका आंसर देना होता है, ठीक ना। तो पैसेज को सॉल्व करने से पहले क्या सावधानियाँ रखनी होगी आपको, क्या रणनीतियाँ बनानी होगी जिससे कि आपका लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से एक भी नंबर आपका न कटे। ये आपका मेरिट बनाने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ से नंबर कटने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम में पैसेज को इस तरह से देखने का कोशिश कीजिएगा कि पैसेज का संदर्भ बिंदु, शीर्षक, विषय आपको पता चल जाए। जैसे पैसेज लिखा हुआ है तो उसको इस प्रकार से देखिएगा, उसमें ये देखिएगा कि एक वर्ड कौन-सा बार-बार रिपीट हुआ है। जो वर्ड उसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ होगा, वही उस पैसेज का रेफ़रेंस पॉइंट होगा, शीर्षक होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी आपको कुल मिला के ये देखना है कि आपका जो पैसेज है, वो किस विषय से रिलेटेड है, उसका आधार क्या है। एक शब्द में आपको पूरे पैसेज का शीर्षक निकालना होगा, पहला काम, ठीक ना। फिर इसके बाद रीड क्वेश्चन, पैसेज के क्वेश्चन फिर इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा कि पैसेज का क्वेश्चन क्या-क्या है, ठीक ना? फिर इसके बाद आपको तीसरे नंबर पे क्या करना होगा, नो कम टू पैसेज रीड केयरफुली। क्वेश्चन को देखने के बाद आप पैसेज को अब केयरफुली यानी बढ़िया से ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ताकि आप कुछ गलत ना समझ लें। वर्ड को देख लीजिएगा कि क्या बोल रहा है, ठीक ना? तो क्वेश्चन को आप पहले क्यों पढ़े थे? इसलिए कि फिर उसके बाद जब आप पैसेज को पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, ठीक ना? आपको पढ़ने में केयरफुली आएगी। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा, फिर पैसेज को पढ़िएगा। फिर चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, पॉइंट आउट ऑल दिस क्वेश्चन। यदि आप पैसेज को पढ़ते समय ही क्वेश्चन के आंसरों को पॉइंट आउट कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा है, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक ना। तो केयरफुली पढ़ने का यही फ़ायदा होगा कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे और फिर पैसेज को पढ़ेंगे, तो आप क्वेश्चन के आंसरों को जल्दी-जल्दी पॉइंट आउट करते जाएँगे, ठीक ना। फिर इसके बाद 5वें नंबर पे आपको क्या करना है, आंसर देते समय ध्यान दें, सामान्य रूप से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर पैसेज से ही देना है। यानी कि पैसेज में जो क्वेश्चन है, जैसे सूर्य कहाँ से उगता है, पूछा है क्वेश्चन, ठीक ना? और पैसेज में लिखा है कि सूर्य पश्चिम से उगता है, ठीक ना?
लेकिन आपको पता है कि सूर्य पूरब से उगता है, तो आप वहाँ पे आंसर मत डाल दीजिएगा कि सूर्य पूरब से उगता है। पैसेज में जो लिखा है वही आंसर दीजिएगा, क्यों ना पैसेज में गलत ही लिखा हो, क्योंकि आपको पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है, अपना दिमाग मत लगाइएगा। यदि आप अपना दिमाग लगाएँगे तो नंबर कट जाएगा। एग्ज़ामिनर यही चेक करता है आपका कि क्या आपका एप्टीट्यूड लेवल है, क्या आपका एटीट्यूड लेवल है, ये मेंटल लेवल आपका ही चेक करने के लिए ये सब कॉम्प्रिहेंशन की व्यवस्था होती है एग्ज़ाम में, ठीक ना? फिर आपको 6वें नंबर पे क्या करना है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से हल करें। पैसेज में आपका व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन भी होगा, तो आप व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब पढ़े रहिएगा, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, तो इन्हीं के दृष्टि से उनका आंसर दीजिएगा। जो व्याकरण में आप संज्ञा का नियम पढ़े होंगे उसी के अकॉर्डिंग संज्ञा का आंसर दीजिएगा। तो यदि आपको व्याकरण में डिफ़िकल्टी आ रही है, यदि आपको व्याकरण नहीं आता है तो बताइएगा, मैं एक वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण चारों आपको अच्छे से पढ़ा दूँगा। यदि इसकी आवश्यकता होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण 4 चीज़ मैं उसमें कवर कर दूँगा, ठीक ना? तो आप कमेंट करके बताइएगा उसके लिए। 7वें नंबर पे क्या करना है, अगर पैसेज में डायरेक्ट आंसर एकदम नहीं दिखता है, जैसे कोई आंसर पूछ दिया, कोई क्वेश्चन पूछ दिया, उसका आंसर डायरेक्ट आपको एक शब्द में नहीं मिल रहा है हूबहू, तो आप देखिएगा कि नज़दीकी सही उत्तर क्या हो सकता है, ठीक ना? इससे जुड़ा हुआ पैसेज में क्या बात है, इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ क्या बात पैसेज में इंक्लूड है, उसी को आप लिख दीजिएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना? फिर इसके बाद हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक ना? ये चीज़ें जो हम लोग पढ़े इसका इम्प्लीमेंट कैसे हम करेंगे, तो हम एक पैसेज मैंने लिया है, इसको हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक बार पैसेज को हम लोग देखेंगे और एक शब्द में उसका रेफरेंस पॉइंट निकालने का कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए, साहित्य, साहित्य और साहित्य, साहित्य 2 बार आया है, ठीक ना? और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे भी साहित्य आया है, ठीक ना? तो बार-बार इसमें साहित्य आ रहा है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, साहित्य, ठीक ना? ये हमने देख लिया कि हमारा पैसेज साहित्य से रिलेटेड है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने क्या बोला था कि एक बार आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि जीवन का मुख्य आधार साहित्य है। ऑप्शन मत देखिए, खाली क्वेश्चन पढ़िए, ठीक ना? फिर इसके बाद मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है। फिर अगला क्वेश्चन है, साहित्य के आनंद का आधार है। फिर परिमिति का अर्थ है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, लंबे चौड़े भवन में वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसके बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक ना? तो पैसेज को हम केयरफुली पढ़ते हैं। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है, उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है, ठीक ना? जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है जिनसे वह इधर-उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। देख लीजिए, जीवन पर्यंत किसकी खोज में, आनंद की खोज में। एक क्वेश्चन आपका मिल गया, यहाँ पे आप पॉइंट आउट भी कर लिए पढ़ते समय, ठीक ना? किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊँचा है, इसका आधार सुंदर और सत्य है। देखिए, साहित्य के आनंद का आधार क्या है? सुंदर और सत्य है। दूसरे क्वेश्चन को भी हम पॉइंट आउट कर लिए, तो क्वेश्चन पहले पढ़ने का फ़ायदा हमारा यही था। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है, ठीक ना? तो हमने पैसेज को पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए, पैसेज को पढ़ते समय आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने के चक्कर में मत पड़ जाइएगा कि हम पैसेज को बहुत ज़्यादा डीपली समझ लें, क्योंकि आप डीपली समझिएगा क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। आप पैसेज को बस उच्चारण की दृष्टि से सही-सही पढ़ लीजिएगा और फिर आंसर दीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप करने के चक्कर में पड़ेंगे तो अपने दिमाग से आप आंसर देने लगेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आंसर यहाँ पे आपको पैसेज के अकॉर्डिंग देना है, ठीक ना? तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि जीवन का मुख्य आधार साहित्य है, साहित्य जीवन की मजबूत दीवार है, साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य का आनंद जीवन से ऊंचा है। तो क्या होगा, एक बार पैसेज आप देखिए, एकदम शुरुआत में क्या लिखा है, साहित्य का आधार जीवन है, ठीक ना?
तो साहित्य का आधार जब जीवन है तो साहित्य और जीवन में गहरा संबंध क्यों होगा? क्योंकि साहित्य का आधार जीवन है। तो ग नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक ना? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर एकदम फटाफट देना है। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? तो मैंने पैसेज पढ़ते समय ही आपको करवाया था कि आनंद की खोज में लगा रहता है। आप एक बार देख भी सकते हैं। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है, ठीक ना? तो इसीलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़े थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, ठीक ना? फिर इसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन देख लेना है। साहित्य के आनंद का आधार है, तो सुंदर और सत्य को पाना आधार था। आप अपने दिमाग से भगवान को मत ला दीजिएगा कि परमात्मा साहित्य के आनंद का आधार है। आप देख लीजिए पैसेज में यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है देखिए, साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, उसका आधार सुंदर और सत्य है, ठीक ना? तो पैसेज के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक ना? परिमिति का अर्थ है, तो परिमिति का अर्थ क्या होता है? परिमिति का अर्थ होता है घेरा, ठीक ना? तो घेरा में क्या होता है? ये चीज़ें लिमिटेशन में होती हैं। तो परिमिति का अर्थ सीमित हो जाएगा। शब्दों का अर्थ आपको अपने हिसाब से, अपने मेंटल लेवल के हिसाब से देखना है कि उसका अर्थ क्या हो सकता है, ठीक ना? वो आपकी हिंदी डिक्शनरी पे डिपेंड करती है कि आप हिंदी लैंग्वेज में कितने स्ट्रांग हो, ठीक ना? फिर पाँचवा क्वेश्चन व्याकरण की दृष्टि से है। लंबे चौड़े भवन में, वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण है कि क्रिया है कि संज्ञा है कि विशेषण है? तो लंबे चौड़े क्या है आपका? विशेषण है। क्यों विशेषण है? और भवन क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। भवन की विशेषता बतला रहा है लंबे चौड़े। भवन है कैसा है? लंबा चौड़ा है। तो जो भवन की विशेषता बतला रहा है यानी संज्ञा की विशेषता बतला रहा है वो क्या होगा? विशेषण होगा, ठीक ना? और जो शब्द विशेषता बतलाता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसके बारे में वो विशेषता बतलाता है, ये भवन के बारे में विशेषता बतला रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विशेष्य, ठीक ना? अगर यहाँ पे लग जाता बहुत लंबा चौड़ा तो बहुत क्या हो जाता? प्रविशेषण। तो यही है कि जब आप व्याकरण अच्छे से पढ़े रहिएगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो व्याकरण आप सही से पढ़ लीजिएगा क्योंकि लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आपका 50 नंबर एकदम श्योर है कि आपका इसमें नंबर नहीं कटेगा यदि आपका व्याकरण पे कमांड है तो, ठीक ना? तो हिंदी व्याकरण में यदि आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी तो कमेंट कीजिएगा। जैसा आप लोगों का कमेंट होगा उसके उस आधार पर मैं सोचूंगा कि उस पर आगे क्या करना है, ठीक ना? मैं देखता हूँ एक आध वीडियो आपको और ला दूंगा जिसमें कि पद होगा कि पद को कैसे सॉल्व करना है हिंदी में, ठीक ना? और बाकी बीएड की वीडियो चैनल पे आती हैं तो आप बीएड वाला वीडियो देखा कीजिए। बीएड से क्वेश्चन वहीं से आएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको समझ आएगा कि इस चैनल का कितना हेल्प आपको वहाँ पे मिल रहा है, ठीक ना? क्योंकि आप यहाँ पे जनरली ही वीडियो को देखेंगे लेकिन वो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनते रहेगा और एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको गेटिंग पॉइंट देगा, ठीक ना? तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना? यदि आप इस चैनल पे नए होंगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, अभी मैं अपलोड कर दूंगा तो ये आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक ना? तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।